वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। अगर मन में कुछ ठान लो तो उसे करने की आखिरी दम तक कोशिश करो, फिर चाहे उसके लिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए या फिर मुश्किलें पैदा करने वाले इंसानों का ही सामना क्यों ना करना पड़ जाए। यही है दोस्तों आज की मूवी की सीख, जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। तो बिना किसी इंट्रोडक्शन के आइए देखते हैं मैन ऑफ ऑनर को। तो कहानी की शुरुआत में एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो स्कूल के बाद मजे से खेलता हुआ घर आ रहा होता है। यही है दोस्तों अपनी कहानी का हीरो, नाम है काल। रास्ते में एक झील में छलांग लगाकर स्विम करने लगता है। नीचे टूटी हुई गाड़ियां वगैरह पड़ी होती हैं। ये कहानी दरअसल 1940 और 1950 के बीच की हो रही है। काल के पिता एक बहुत ही मेहनती किसान है, बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है उनको। काल उनकी मदद करना चाहता है तो वो कहते हैं कि बेटा, मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें यह काम कभी ना करना पड़े, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वो वक्त ऐसा था जब रेसिज्म अपनी चरम सीमा पर था। ब्लैक अमेरिकन को गोरे अपना गुलाम बनाकर रखते थे। ये जमीन जिस पर काल के पिता इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये जमीन तक उनकी नहीं है। वो यहाँ पर मेहनत करके फसल उगाएंगे, तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी। फसल का एक बड़ा हिस्सा उन्हें जमीन के मालिक को देना होगा। काल कहता है कि वो तो मैं पढ़ूंगा ही पापा, और जरूर देखना आपका सपना पूरा करूंगा, पर छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए। कहकर वो खेत जोतने में अपने पिता की बहुत मदद करता है। इस तरह काम करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। पिताजी जरा बूढ़े हो चुके हैं अब, और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। इसीलिए काल को अपनी पढ़ाई 7th ग्रेड के बाद छोड़नी पड़ी और उसे खेती करनी पड़ी थी। तब उसकी माँ उसे आवाज देती कि तैयार हो जाओ बेटा, जाना नहीं है क्या हमको। तब काल भी हल छोड़कर घर के अंदर आ जाता है। दरअसल काल नेवी में सिलेक्ट हुआ है दोस्तों, और आज उसे इस छोटे से गांव को छोड़कर ट्रेनिंग के लिए जाना है। इस गांव में सुविधाएं बहुत ही कम है, इमरजेंसी के लिए एक हॉस्पिटल तक नहीं है। ऐसे गांव से काल पहली बार बाहर जा रहा है। पिताजी को इस बात का दुख जरूर है कि इतने साल रहने के बाद बेटा उनको छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो अपने इरादे के पक्के थे और कहते हैं कि बेटा, तुम जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितने ही मुश्किल अपमान अड़चने तुम्हारे रास्ते में क्यों ना आ जाए, किसी भी हाल में उनसे डरकर वापस मत आ जाना। ये गोरे हमें अपने से नीचा समझते हैं, हमें अपना गुलाम बनाकर रखते हैं, पर तुम कतई गुलाम मत बनना। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे ना, तो तुम उनसे सवाल करो, उनका सामना करो, अपना हक और गरिमा के लिए लड़ो, लगन से काम करो और जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच जाओ जहाँ पे ये गोरे जो खुद को ऊंचा समझते हैं, वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाएं और सलाम करे तुम्हें। उस पड़ाव पर पहुंचने में तुम्हें 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, या जितने भी साल लग जाएं, तुम डट कर खड़े रहना, हार कर वापस मत आना बेटा कभी भी। ये सब कहते कहते वो बहुत दुखी भी होते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास भी होता है कि उनका बेटा सर उठा कर जिएगा। और यादगार के रूप में वो अपने बेटे को एक पुराना रेडियो देते हैं जो टूटा हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको ठीक करके रखा है काल को देने के लिए। फिर विदा लेने का आता है वक्त और काल बस में चढ़ जाता है। उसके पेरेंट्स, हाँ दोस्तों, दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को विदा करते हैं। काल नेवी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वहाँ ब्लैक अमेरिकन को ऊंची पोजीशन पर कभी पहुँचने दिया ही नहीं जाता। ज्यादातर उन्हें कुकिंग, क्लीनिंग, इसी तरह के काम दिए जाते थे। जब काल अपने साथियों को बताता है कि मेरे पिता ने मुझे किन लक्ष्यों के साथ यहाँ भेजा है, तो वो हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि ये लोग हमें आगे बढ़ने देंगे तब ना, तभी तो तुम कोई लक्ष्य हासिल कर पाओगे। हम भी इसी तरह के लक्ष्य को लेकर यहाँ पर आए थे, लेकिन आखिर तक ये गोरे हमें इन कम दर्जे के कामों के लिए ही रखेंगे, देख लेना तुम। पर काल तो मन में ठान लेता है कि मैं इनकी तरह जिंदगी भर ये काम कभी नहीं करूंगा। हम गोरों से किसी भी मायने से कम नहीं है और मैं समानता का दर्जा पाकर ही रहूंगा। अब काम के बाद गोरे लोग पानी में कूदकर स्विम करने लगते हैं। अब काल का भी स्विम करने का मन करता है, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि यार, हम उनके साथ स्विम नहीं कर सकते। जब वो लोग कर लेंगे ना, तभी हमारी बारी आएगी। यही है यहाँ का रूल। अच्छा, ये बात है, मैं देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। कहकर काल गोरों के बीच ही पानी में कूद जाता है। सारे ऑफिसर्स चौंक कर देखते हैं कि इसकी इतनी जरूरत कैसे हुई। काल स्विम करने लगता है तो एक गोरा उसको चेस करता है। अब दोस्तों, काल के साथ ही काल को खूब चीयर करते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि हमने इसको अंडरस्टिमेट कर दिया, ये तो कुछ और ही चीज है। उसके स्विम करने का स्पीड देखकर कमांडर हैरान। अब क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया था तो उसको एक सेल में रखा जाता है, और तब कमांडर आकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत ही इंप्रेस कर गई और तुम बहुत ही अच्छा स्विम करते हो। मैं तुम्हें स्विमिंग एंड रेस्क्यू टीम में शिफ्ट करता हूँ। वैसे दोस्तों, कमांडर भी रेसिस्ट जरूर है, लेकिन टैलेंट को वो रिस्पेक्ट करता है। अब काल अपने पेरेंट्स को लेटर लिखता है कि अब मुझे किचन टीम से हटाकर स्विमिंग टीम में शिफ्ट कर दिया गया है। वो घर के लिए कुछ पैसे भी भिजवाता है दोस्तों। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर पानी में क्रैश कर जाता है। तब उसके पायलट्स को रेस्क्यू करने एक डाइवर अंदर जाता है, तो पहली बार काल डाइवर सूट को देखता है और पहली नजर में उसे वो बड़ा अद्भुत लगता है और वो सोच लेता है कि एक दिन मैं भी इसी तरह का एक डाइवर बनूंगा। डाइवर पायलट को बचाकर लेकर आ गया था, लेकिन शिप पर आकर पता चलता है
कि पायलट मर चुका है। फिर कोबिल नाम के एक और पायलट को बचाने के लिए वो दूसरे डाइवर को अंदर भेजते हैं, लेकिन उसका रोप कट आउट हो जाता है और वो डाइवर पानी में गिर जाता है। और उस डाइवर सूट का वेट लगभग दोस्तों 100 किलो का होगा। इस वजह से डाइवर स्विम नहीं कर सकता और वो डूब कर मर जाएगा। लेकिन तब इनका मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, जिसका नाम है विलियम संडे, वो फ्री डाइव करके उस डाइवर को बचाने जाता है और बड़ी मुश्किल से उसे रेस्क्यू करके लेकर आ जाता है। बहुत देर बिना इक्विपमेंट्स के पानी में डूबे रहने की वजह से विलियम के लंग्स पर बहुत बुरा असर पड़ जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी स्विम या डाइव नहीं करोगे, अगर करोगे तो मर जाओगे। कि सुनकर गुस्से में विलियम तो तोड़ फोड़ करने लगता है, क्योंकि ये उसके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि उसका पैशन है। फिर कमांडर एक मीटिंग बुलाता है और उसमें कहता है कि कम से कम अगले 3 महीने तक तुम डाइविंग नहीं करोगे, उसके बाद तुम्हारी सेहत को देखकर ही हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। अब बेचारा विलियम उनके आगे कुछ बोल नहीं पाता। फिर कार्ल कमांडर से मिलने जाते हैं और कहता है कि आपने मुझे डाइविंग टीम में शामिल करने की बात कही थी, मुझे कब ज्वाइन करना होगा? कमांडर कहता है कि बेटा, मैंने तुम्हें स्विमिंग टीम में लेने की बात कही थी, डाइविंग करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर कार्ल कहता है कि प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं एक बेहतरीन डाइवर बनकर दिखाऊंगा। अब दोस्तों उसका दृढ़ विश्वास देखकर कमांडर मान जाता है और कार्ल को डाइविंग डिवीजन में ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। अब कार्ल वहाँ के गार्ड को कमांडर का दिया हुआ लेटर दिखाता है और क्योंकि ये जो डाइवर की जॉब है ना, ये थोड़ी ऊंची पोजीशन वाली है, तो उस गार्ड को विश्वास ही नहीं होता कि किसी ब्लैक अमेरिकन को इस ट्रेनिंग में क्यों भेजा गया है। शक के मारे वो कमांडर को कॉल करके एक बार पूछ भी लेता है और जब उसको यकीन हो जाता है तब जाकर वो कार्ल को अंदर अलाउ करता है। पर इतने में विलियम वहाँ पर आ जाता है और यही इस ट्रेनिंग स्कूल का कोच है दोस्तों। ये भी कुछ हद तक रेसिस्ट है और पूछता है तुम यहाँ क्यों आए? और जब कार्ल बताता है कि कमांडर ने मुझे डाइवर ट्रेनिंग के लिए भेजा है, तो वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूँ। यहाँ के लोग तुम्हें अपने पैरों की धूल की तरह ट्रीट करेंगे, तुम्हें बहुत ही टॉर्चर करेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ या फिर यहाँ का किचन संभालो, क्योंकि ब्लैक अमेरिकन को यहाँ सिर्फ कुकिंग और क्लीनिंग करना ही अलाउड है। ये कहकर विलियम चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब विलियम वापस आता है तो कार्ल वहीं का वहीं खड़ा रहता है। विलियम कहता है कि मैंने तुम्हें कल जाने को कह दिया था ना। पर कार्ल कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा सर, मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं नेवी ज्वाइन करूंगा और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचूंगा, कुछ भी हो जाए मैं वापस गाँव तो नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे अंदर अलाउ नहीं कर देते मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा सर। उसकी बातों से विलियम को साफ पता चल जाता है कि ये जो ठान लेता है ना, करके रहता है। उसके दृढ़ संकल्प के आगे विलियम का रेसिज्म जरा फीका पड़ जाता है और वो आखिर उसको अंदर अलाउ कर देता है। अंदर सब कार्ल को घूरने लगते हैं जैसे कोई अलग ही चीज आ गई हो यहाँ पर। मतलब वो ये सोचते हैं कि ये ब्लैक आदमी कैसे आ गया। दूसरे डाइवर्स उसे बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं और एक डाइवर तो उसके सामने थूक कर दोस्तों उसकी इंसल्ट करने लग जाता है। लेकिन हाँ, उसमें एक डाइवर होता है जो कार्ल से बहुत ही नॉर्मली बातें करता है। इसका नाम है स्नोहिल। उसे रेसिज्म में जरा भी विश्वास नहीं है। वो यहाँ के लोगों के बारे में काफी कुछ बताता है और कहता है कि यहाँ के कमांडर का नाम है मिस्टर पॉपी, जिसे ब्लैक अमेरिकन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो बहुत ही फ्रेंडली होता है और इसी वजह से वो कार्ल को अच्छा भी लग जाता है। कार्ल अपना थैला लेकर कैंप में आता है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, इंसल्टिंग तरीके से पेश आते हैं। मतलब तभी वहाँ पर विलियम आता है और बताता है यह है कार्ल, हमारा न्यू ज्वाइनी, सब मिलकर इसे वेलकम करो। पर वो कहते हैं कि सर, अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमें से कोई भी कैंप में नहीं रहेगा, चाहे बारिश हो या धूप, मैं तो बाहर रह लूंगा। ये कहकर एक आदमी अपना बैग लेकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे दूसरे भी एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। कोई भी कार्ल के साथ नहीं रहना चाहता, सिर्फ इसीलिए कि वो ब्लैक अमेरिकन है और इसीलिए कि वो उसे नीचा मानते हैं। लेकिन दोस्तों स्नोहिल नहीं जाता। कार्ल पूछता है तुम बाहर नहीं गए? स्नोहिल कहता है कि यार मैंने तो पहले तुमसे बात कर ली थी ना, उसी से मेरी सोच के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। ये रेसिज्म, ब्लैक, व्हाइट, इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो सब इंसान एक ही हैं और मुझे सबसे दोस्ती करनी है बस। असल में स्नोहिल जरा हकला कर बातें करता है दोस्तों। इसके बाद से कार्ल और स्नोहिल बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ट्रेनिंग के पहले दिन एक बैच को डाइवर सूट पहनाकर उन्हें पानी में उतारा जाता है। 100 किलो का सूट पहनकर इन्हें पानी में उतरना है, सोचिए कितना मुश्किल होगा। अब स्नोहिल हकला कर बोलता है तो विलियम उसका मजाक उड़ाकर कहता है कि देखता हूँ तुम पानी के अंदर कितनी देर सांस रोक पाते हो। कहकर वो उसका सूट का सबसे भारी पार्ट उसके पेट में दे मार देता है और उसे पानी में धकेल देता है। दोस्तों बेचारा 2 मिनट भी टिक नहीं पाता तो उसे डिस्क्वालीफाई करके वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब सीन यह है कि आज की ट्रेनिंग में जो भी फेल होगा उसे आगे की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। कार्ल डे पहले में बहुत ही अच्छे से डाइविंग कर लेता है और आगे की ट्रेनिंग करने भी चाहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, रिटन एग्जाम भी होता है, लेकिन कार्ल हर बार इस रिटन एग्जाम में मार खा जाता है क्योंकि बेचारे ने 7th ग्रेड तक ही पढ़ा था। उसे इंग्लिश के मुश्किल शब्द, ग्रामर वगैरह ठीक से समझ आती नहीं। अब क्या है कि कुछ दिन के बाद फाइनल एग्जाम होगा और अगर उसमें भी कार्ल फेल हो गया तो उसे नेवी से बाहर कर दिया जाएगा। अब कार्ल की ट्रेनिंग के बीच जब भी उसे वक्त मिलता उसमें वो पास की एक लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़कर अपनी इंग्लिश को सुधारने की कोशिश करता ताकि एग्जाम को पास कर सके। वहाँ उसकी मुलाकात जोआन नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट से होती है जो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। कार्ल बिल्कुल भी शर्म नहीं करता और जोआन से पूछता
पूछता है, क्या तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगी? अब पहले तो वो इनकार कर देती, लेकिन जब काल उसे अपनी दुविधा बताता है तो वो मान जाती है और दिन रात उसे पढ़ाने में लगा देती है। इसी बीच इनके बीच अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। फाइनल एग्जाम में काल अच्छे नंबरों से पास हो जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग के अगले पड़ाव में इनको समुद्र की गहराई में फंसे हुए एक पुराने शिप में वेल्डिंग का काम करना है। तो दो डाइवर्स अंदर जाकर वेल्डिंग का काम कर रहे होते हैं कि अचानक वो शिप उलटने लगता है। तब एक डाइवर का ऑक्सीजन होज एक जगह पर फंस जाता है और इसी बीच शिप भी उलट रही है। और जब विलियम को पता चलता है तो वो उस डाइवर को बचाने के लिए खुद जाने लगता है, लेकिन काल कहता है कि सर, आपको डॉक्टर ने पानी में जाने से मना किया है, उस ड्राइवर को मैं बचा लूंगा सर। और कोई रास्ता न पाकर विलियम काल को अंदर भेज देता है। पहली बार काल इतनी गहराई में, और वो भी डाइवर सूट पहन कर जाता है। अब क्योंकि उस ड्राइवर का ऑक्सीजन होज फंस गया तो उसे एक स्पेयर होज चाहिए जिससे कि वो सांस ले सके। अब एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी दोस्तों कि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और बहुत ठंड भी होती है। ऐसी सिचुएशन में काल को फंसे हुए होज को कट करना है और एक नया होज कनेक्ट करके उस ड्राइवर को बचाना है। कम से कम 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस बीच ड्राइवर बिना ऑक्सीजन के मर भी सकता है, यह बात ध्यान में रखना। काल बड़ी समझदारी से काम लेता है और उस होज को कट करके तुरंत अपना ऑक्सीजन उस ड्राइवर के होज से कनेक्ट करने में लग जाता है ताकि वो सांस ले पाए। अब इस ड्राइवर का जो पार्टनर था ना दोस्तों, वो अपने साथी को बचाने के बजाय खुद बचकर बाहर आ जाता है। अब उस शिप की पूरी तरह से उलटने से पहले काल अकेला उस ड्राइवर के होज को रीस्टोर करके उसे बचा लेता है। और जो उस ड्राइवर को छोड़कर खुद बच निकला था ना, ये वही है जिसने उस समय काल के सामने थूक कर उसकी इंसल्ट की थी। इसका नाम है माइकल। लेकिन अगले दिन उस ड्राइवर को बचाने के लिए काल को जो अवार्ड मिलना चाहिए था वो माइकल को दिया जाता है, जो कि अपने साथी ड्राइवर को छोड़कर बच निकला था। बताओ, उसको दे दिया इन्होंने। असल में इस कैंप का कमांडर पॉपी नहीं चाहता कि किसी भी ब्लैक अमेरिकन को कोई भी अवार्ड मिले, और उसी के ऑर्डर के मुताबिक विलियम को यह अवार्ड माइकल को देना पड़ जाता है, जबकि उस ड्राइवर को तो काल ने बचाया था, काल को मिलना चाहिए था। इसी बीच वो ड्राइवर जिसे काल ने बचाया था वो तो सच जानता है और काल का पेशेंस और सहन शक्ति देखकर वो हैरान हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो दूर से काल को थैंक यू भी करता है। अब माइकल भी गिल्टी फील करता है कि जो अवार्ड मैं जरा सा भी डिजर्व नहीं करता वो मुझे दिया गया। बताओ। कुछ महीने के बाद एक दिन काल को उसकी माँ कॉल करती है और काल रोने लग जाता है। पता है दोस्तों, उसके पिता का देहांत हो गया था यार। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत बहुत ही खराब रही थी, लेकिन अगर काल को पता चलता तो वो ट्रेनिंग छोड़कर आ जाता। यही सोचकर काल के पापा ने उसकी माँ को मना किया था कि काल को कुछ मत बताना। अब ये सुनकर काल टूट जाता है, क्योंकि काल को एक अच्छी पोजीशन पर देखना ही उसके पापा का सपना था और उसके लिए उन्होंने न जाने कितनी मुश्किलें झेली। और बताओ, उनके आखिरी वक्त में काल उनके साथ रह भी नहीं पाया। ये सब सोच सोच कर काल टूटकर रोने लगता है। वो बहुत ही अकेला महसूस करता है और जुआन से मिलने के लिए उसे कॉल करता है। तब वहाँ पर एक कार आती है और एक औरत नीचे उतरती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और बहुत उदास दिखती है वो। काल को रोते देखकर वो पूछती है, अच्छा तुम भी रो रहे हो? क्या तुम ही वो ब्लैक अमेरिकन हो जिसने ये कैंप ज्वाइन किया है? मेरे पति ने मुझे बताया था। देखो, तुम भले आदमी लगते हो, यहाँ मत रहो, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, सबके सब बुरे हैं, रेसिस्ट कहीं के। असल में दोस्तों, ये विलियम की वाइफ है। वो रोते हुए कहती है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। एक अच्छा पति होता तो आज का दिन अपनी वाइफ के साथ बिताता है ना, लेकिन मेरा पति यहाँ अपनी ट्रेनिंग बॉयज को पार्टी दे रहा है, उसके लिए ही आई हूँ मैं। वैसे तुम पार्टी में नहीं गए? ओह, ये तुम्हें अंदर क्यों बुलाएंगे ना, तुम तो ब्लैक हो। मैं तुम्हें अंदर लेकर चलती हूँ, देखती हूँ कौन हमें रोकता है। कहकर वो जबरदस्ती काल को अंदर लेकर जाती है। काल को देखकर सब गुस्सा होते हैं। विलियम कहता है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। काल कहता है कि मुझे पता है सर, आप मुझे इस कैंप में अलाउ क्यों नहीं कर रहे थे। आपको डर है कि मैं एक ब्लैक अमेरिकन हूँ, आप जैसे गोरों को हरा दूंगा, उनसे बेहतर टाइप करूंगा, इसीलिए आप सब मेरी इंसल्ट करके मुझे यहाँ से भगा देना चाहते हैं। बस दोस्तों, ये सुनकर विलियम के ईगो हर्ट हो जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझसे बेहतर हो, चलो अभी देख लेते हैं। लेकिन इस कंपटीशन में अगर तुम हार गए तो अगले ही सेकंड ये कैंप छोड़कर चले जाओगे, राइट? मुझे मंजूर है सर, लेकिन अगर मैं जीत गया तो आप स्नो हिल को वापस ट्रेनिंग में ले लेंगे। विलियम मान जाता है। अब दोनों को भारी डाइविंग हेलमेट पहनाकर उन्हें पानी में उतार दिया जाता है। जो ज्यादा देर सांस रोक पाएगा वही होगा विनर। वैसे काल तो बचपन से स्विमिंग करता आ रहा है और बिना ऑक्सीजन के बहुत देर पानी के अंदर रहने की उसको आदत है। विलियम भी कुछ कम नहीं है, कई सालों का उसको एक्सपीरियंस है। दोनों एक दूसरे के टफ कॉम्पिटिटर्स हैं दोस्तों। सब विलियम को ही सपोर्ट करते हैं सिवाय स्नो हिल के, जो काल को सपोर्ट करता है। बस 4 मिनट बीत जाते हैं और तब विलियम की नाक से खून निकलने लगता है और वो तुरंत उसका हेलमेट खोल देते हैं, क्योंकि वो बेहोश होने वाला था। इस तरह काल उस कॉम्पिटिशन में जीत जाता है। इस बीच विलियम की वाइफ बाहर जा चुकी थी। वो बहुत ही परेशान थी और उसने बहुत ही शराब पी ली थी। नशे में वो बेहोश हो जाती है। अब क्या है दोस्तों कि इस कंपटीशन के जरिए काल ने विलियम का ईगो, उसका घमंड सब तोड़ दिया था और अब वो अपनी वाइफ का दर्द समझ सकता है। कौन? विलियम। वो अपनी वाइफ को दिलासा देकर उसे घर लेकर जाता है। पर इसी बीच जुआन वहां पर आ गई थी और काल को ऐसा कंपटीशन करते देखकर गुस्से में जाने वाली होती है, क्योंकि जुआन को ये लगता है कि अगर काल को कुछ हो जाता तो
तब काल उसको रोकता है। फिर वो बताती है कि देखो मेरे पिता भी नेवी में थे और ड्यूटी करते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तुम इस तरह का पागलपन क्यों करते हो। फिर काल भी कहता है कि मेरे पिताजी चल बसे, मैं बहुत ही स्ट्रेस में था, इसलिए तुमसे मिलना चाह रहा था, बस कोई तो हो जिसके साथ मैं अपने दिल की बात, अपना दर्द शेयर कर पाऊं। तब जुआन बताती है कि मुझे शहर में एक हॉस्पिटल में काम मिल गया है, मुझे जाना होगा तुरंत। और यहाँ पर काल उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन जुआन ना में जवाब देती है क्योंकि काल एक ड्राइवर है जो कि बहुत ही रिस्की काम होता है। हालांकि वो काल को पसंद तो करती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो इनकार करके टैक्सी में चली जाती है। काल भी टैक्सी के पीछे भागता है और उस पल में जुआन अपना फैसला बदल लेती है और टैक्सी रोककर काल से अपने प्यार का इजहार कर देती है। वेल दोस्तों, अगले सीन में कमांडर पॉपी विलियम को बुला भेजता है और कहता है कि कल डाइवर्स का फाइनल टेस्ट है और उसमें जो पास होंगे वो नेवी में डाइवर्स के तौर पर ही ज्वाइन होंगे और बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। पर मैं चाहता हूँ कि तुम उस ब्लैक अमेरिकन काल को कर दो फेल। अगर वो पास हो गया तो उसकी तरह और भी ब्लैक अमेरिकन यहाँ आएंगे और इस जगह को गंदा कर देंगे। इस तरह वो अपने दिल की गंदगी को शब्दों में जाहिर कर रहा होता है। दोस्तों, ये बात विलियम को नहीं जचती क्योंकि एक इंसान की काबिलियत को उसके रंग को देखकर मापना उसे गलत लगता है। कल काल प्रूव कर चुका था कि वो विलियम से भी बेहतर है। ऐसे आदमी को बिना किसी वजह रिजेक्ट करना सिर्फ इसीलिए कि वो ब्लैक है, ये विलियम को कतई मंजूर नहीं होता। उसकी काबिलियत के अनुसार उसे वही मौके मिलने चाहिए जो कि किसी गोरे को मिलते हैं। यही विलियम का मानना है दोस्तों। लेकिन कमांडर की बात को मानने से वो इनकार भी नहीं कर सकता। अगर वो इनकार करेगा तो पॉपी जरूर किसी गलत तरीके से काल की जान के लिए खतरा पैदा करेगा। उस रात विलियम काल से मिलता है और बताता है तुम कल के फाइनल टेस्ट के लिए मत आना, तुम कैंप छोड़कर चले जाओ, कहीं भी जाकर एक पीसफुल लाइफ जियो। ये लोग कभी तुम्हें नेवी ज्वाइन नहीं होने देंगे। अगर तुम कल टेस्ट के लिए आए और सिलेक्ट हो भी गए तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पहले बता रहा हूँ। काल तो विलियम से बहस करता है कि परेशानी उन लोगों को नहीं है सर, आपको है। क्यों? मुझे लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि एक ब्लैक अमेरिकन नेवी में अच्छी लेवल पर पहुंच जाए। विलियम को गुस्सा आ जाता है यार, क्योंकि ये सच नहीं है ना। वो दिल से चाहता है कि काल आगे बढ़े, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि काल को आगे बढ़ने के चक्कर में जान से खेलना पड़ जाए। और इसी गुस्से में दोस्तों वो काल का रेडियो उठाकर फेंक देता है। ये उसके पिता की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने काल को दी थी। उसे टूटता हुआ देखकर काल को बड़ा गुस्सा आता है और वो टूट जाता है बेचारा पूरी तरह। विलियम उसे फिर वार्न करके जाता है कि कल फाइनल टेस्ट के लिए मत आना। अगले दिन सभी टेस्ट के लिए सूट वगैरह पहन रहे होते हैं, पर काल वहाँ पर नहीं होता। तब विलियम को भी चैन आता है कि चलो काल कहीं चला गया होगा, बढ़िया ही है। लेकिन ठीक टाइम पर काल वहाँ पहुँच जाता है। दोस्तों, विलियम को फिर गुस्सा आता है क्योंकि उसने काल की जान की फिक्र करके उसे वार्न किया था कि यहाँ मत आना, लेकिन उसके बावजूद काल टेस्ट के लिए आ गया। बताओ। और अब जरूर पॉपी काल की जान से खेलने का ही कोई प्लान बनाएगा। खैर, टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ये 3 भारी पाइप्स के सेट हैं जो कि पानी के अंदर लगभग 100 फीट की गहराई में रखे गए हैं। डाइवर्स को चाहिए कि वो टॉर्च की मदद से उन पाइप्स को ढूंढ निकाले। फिर उन पाइप्स को जोड़ने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होगी जो कि एक बैग में पानी के अंदर भेजे जाएंगे। इन्हें एक लिमिटेड टाइम में उन टूल्स की मदद से इस पूरे सेट को असेंबल करना होगा। यही है इनका टास्क। तो सारे डाइवर्स पानी में उतर जाते हैं। एक एक करके वो उन पाइप्स को ढूंढकर सिग्नल करते हैं और तब एक बड़े बैग में उनके लिए टूल्स पानी में उतारे जाते हैं। काल बहुत देर सिग्नल करता है लेकिन उसका टूल बैग आता ही नहीं। असल में वो पॉपी है ना, उसने मना किया था, जिसकी वजह से काल को टूल्स नहीं दिए जा रहे हैं। विलियम के समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ऊपर से पॉपी भी देख रहा है कि कहीं विलियम काल को टूल्स तो ना भेज रहा। बहुत देर बाद वो एक बैग में टूल्स रखकर काल के लिए भेजते हैं, लेकिन पॉपी के कहने पर वो उस बैग को एक तरफ से कट कर देते हैं और उसे काल की ओर उतारने के बजाय कुछ दूर पर फेंक देते हैं। दोस्तों, इस वजह से टूल्स, नट्स, बोल्ट्स वगैरह अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। अब इन छोटे छोटे नट्स को ढूंढकर फिर उन पाइप्स को ठीक से असेंबल करने में तो कई घंटे लगेंगे। लगता है इन लोगों का कोई ज़मीर ही नहीं है। लेकिन काल गुस्सा नहीं होता। बहुत ही सब्र से, बहुत ही अच्छे तरीके से वो हर नट, हर बोल्ट और हर टूल को ढूंढता है। उसने सोच लिया था कि तुम लोग मुझे जितनी तकलीफ दोगे उतना ही मैं अपनी काबिलियत के बल पर सफल होकर दिखाऊंगा। इतनी देर हो जाने के बाद भी काल शांति से और जितनी जल्दी हो सके उन पाइप्स को फिट करने लग जाता है। और बाकी लोग जिनको सारे टूल्स एक बैग में एक साथ मिल गए थे वो सभी अपने पाइप्स फिट करके बाहर आ जाते हैं। कोई 2 घंटे में तो कोई 3 घंटे में। अब लास्ट में एक डाइवर यानी काल से पहले दोस्तों एक डाइवर निकलता है जिसे 4 घंटे लगे थे। वो तो थर थर कांप रहा होता है क्योंकि इतनी देर काफी गहराई में अंडर प्रेशर रहना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे में काल अभी तक बाहर नहीं निकला क्योंकि उसे अभी तक आधे पार्ट्स मिले ही नहीं। बेचारा उनको ढूंढ रहा होता है। अगर कुछ और घंटे वो पानी में रहा तो उसके मरने के चांसेस हैं। दोस्तों, अंधेरा हो जाता है। इतने में जुआन भी वहां पर आ जाती है। कमांडर पॉपी अभी भी ऊपर खड़ा देख रहा होता है, पर काल का ऑक्सीजन अभी भी कंज्यूम हो रहा है। दोस्तों, मतलब वो जिंदा है। पानी के अंदर काल को दिखाते हैं।
लगता है वो मरने वाला है। प्रेशर और ठंड के मारे वो कांप रहा होता है। विलियम से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने आदमियों से कहता है कि उसे ऊपर उठा दो, लेकिन ऊपर से पॉपी कॉल करके कहता है कि जब तक वो उस सेट को पूरी तरह से असेंबल नहीं कर लेता तब तक कोई उसे ऊपर नहीं उठाएगा, फिर चाहे सुबह क्यों ना हो जाए या वो मर क्यों ना जाए। लेकिन यहाँ विलियम उसकी ऑर्डर्स नहीं मानता और कहता है कि ऊपर खींचो उसे बस। पॉपी तो गुस्से में फोन पर चिल्लाता है कि अगर तुमने उसे ऊपर खींचा तो नौकरी से निकाले जाओगे, लेकिन विलियम फिर उसे इग्नोर करके रस्सी ऊपर खिंचवा देता है और तब वो होता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कार्ल ने उस पाइप सेट को एकदम ठीक से फिक्स करके रस्सी में बांध दिया था जो कि ऊपर आ जाता है और अब सब बौखला जाते हैं क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने टूल्स और छोटे छोटे पार्ट्स को फेंका था उन्हें एक एक करके ढूंढ कर फिक्स करना इम्पॉसिबल था। तो सोचे कार्ल अपने इरादे का कितना पक्का रहा होगा कि वो इस इम्पॉसिबल टास्क को कर पाया। वो कार्ल को ऊपर उठाते हैं और इतने घंटे अंदर रहने से उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा होता है। वो पूरे 9 घंटे पानी के अंदर रहा और उसने ये टास्क पूरा भी किया। उसके साथी तो 4 घंटे अंदर रहकर कांप उठे थे, तो सोचिए 9 घंटे कार्ल की क्या हालत हुई होगी। अब कोई उसको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता और आखिर वो नेवी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। कार्ल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए निकलता है और तब स्नो हिल की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। कार्ल 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके जा रहा था, लेकिन क्योंकि स्नो हिल शुरू में डिस्क्वालीफाई हो गया था उसे अब वापस ट्रेनिंग में ले लिया गया है और वो भी कार्ल की वजह से दोस्तों, क्योंकि उस दिन कार्ल ने विलियम को चैलेंज किया था कि अगर मैं जीत गया तो आप स्नो हिल को वापस ट्रेनिंग में ले लोगे। वो ये खुशखबरी कार्ल को देता है और कार्ल बड़ा खुश होता है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि उस दिन विलियम ने तुम्हारी मदद की थी ना, तो विलियम को कमांडर ने डिमोट कर दिया है, यानी कि मास्टर चीफ से नीचे की पोजीशन पर सीनियर चीफ बना दिया है। ये सुनकर कार्ल को दुख भी होता है कि यार मेरी वजह से बताओ उसको डिमोशन मिल गया। फिर कार्ल अपना बैग वगैरह बांध कर निकलने वाला होता है कि उसके बेड पर उसके पिता का दिया हुआ वो रेडियो रखा होता है जिसे उस दिन विलियम ने तोड़ दिया था। कार्ल उसे ऑन करता है तो वो पहले की तरह काम भी करता है। कार्ल बड़ा खुश होता है और समझ जाता है कि जरूर इसको विलियम ने ठीक करके रखा होगा। और दोस्तों अब कई साल बीत जाते हैं और कार्ल अमेरिकन नेवी का सीनियर डाइवर बन चुका है। उसकी और जोआन की शादी भी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है। फिलहाल एक मिशन में कार्ल बिजी है। वर्ल्ड वॉर 2 में जो न्यूक्लियर वेपन समुद्र में गिरे थे उन्हें ढूंढ कर निकालने का काम चल रहा है। कार्ल उसी मिशन में काम कर रहा है। एक जमाने में गोरे कार्ल की इंसल्ट करते थे, उसे नेवी में ज्वाइन होने से रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अब वही गोरे उसकी बहुत इज्जत करते हैं। वो अमेरिकन नेवी का बेस्ट डाइवर माना जाता है। प्रेजेंट में भी वो एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब को समुद्र की गहराई से ढूंढ निकालता है। उसे कुछ आदमी ऊपर उठा रहे होते हैं, लेकिन तब एक रोप टूट जाता है और उसका एक बड़ा सा हुक बहुत ही फोर्स के साथ कार्ल के पैर पर लगता है और बहुत ही गहरी चोट कर जाता है। उसके पैर के लगभग 2 टुकड़े हो गए थे। डॉक्टर बताते हैं कि इस पैर को काटना पड़ सकता है। अब कार्ल कभी डाइविंग नहीं कर पाएगा, टूट जाता है बेचारा, लेकिन जुआन उसको हिम्मत देती है। वो अपने पिता की फोटो देखकर बहुत रोता है कि बस वो कुछ हद तक अपने पिता की ख्वाहिश पूरी कर पाया। दूसरी ओर विलियम को दिखाते हैं जिसे अपने सीनियर से चिढ़ होती है क्योंकि वो उसकी सफलता और उसके एक्सपीरियंस को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर सीनियर ऑफिसर्स के साथ उसकी अनबन होती है और अब उसको और डिमोट करके चीफ पेटी ऑफिसर बना दिया जाता है और उसकी डाइविंग कोच की पदवी भी उससे छीन ली जाती है क्योंकि वो खुद डाइविंग तो कर नहीं सकता। इससे वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और इसी वजह से काफी शराब भी पीने लगता है। और उसकी वाइफ जो अब भी उसकी केयर करती है वो उसे एक डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती करवाती है ताकि वो शराब छोड़ दे। वहाँ वो अक्सर विलियम से मिलने आती है और विलियम भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा होता है। वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को रिट्रीव करते हुए सीनियर डाइवर कार्ल की टांग टूट गई। दूसरी ओर कार्ल से मिलने उसके कमांडर और उसका असिस्टेंट आते हैं। कार्ल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे 3 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं प्रोस्थेटिक लेग की मदद से खुद को डाइविंग करने के काबिल बना दूंगा। और वो कहते हैं कि प्रोस्थेटिक लेग में तुम चल फिर भी लोगे, तब भी डाइवर का भारी सूट पहनकर तुम काम कैसे कर पाओगे। तब कार्ल उनको एक ऐसे पायलट के बारे में बताता है जिसने एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया, लेकिन प्रोस्थेटिक लेग लगाकर वो वापस पायलट का काम कर पाया। और वो कहते हैं कि अगर हम मान भी लें तो नेवी के रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते, कहकर वो चले जाते हैं। इनकी बातें सुनकर जुआन कार्ल को डांटती है कि मैंने नेवी में अपने पिता को खो दिया, उस नेवी में तुम्हारा पैर कट गया और अब तुम वापस वही काम करना चाहते हो, क्यों? हमारा एक बेटा है, उसकी जिम्मेदारी तुम पर है, प्लीज नेवी को भूल जाओ। लेकिन कार्ल तो कार्ल है, वो एक बार जो ठान लेता है उसे करके दम लेता है। उसकी जिद देखकर जुआन गुस्से में चली जाती है। इतना ही नहीं, वो प्रोस्थेटिक लेग के साथ वर्कआउट करने लगता है और स्किपिंग तक करने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है बेचारा। जब नर्स उसकी मदद के लिए आती है तो डांट देता है उनको कि कोई मेरे पास मत आना वरना बहुत बुरा होगा। और तब वहाँ पर विलियम आता है। फिर दोनों बातें करते हुए पार्क में जाते हैं। उस दिन फाइनल टेस्ट के बाद दोनों की लाइफ में जो कुछ भी हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर करते हैं। विलियम कहता है कि अब तो मेरा डाइवर्स लाइसेंस भी छीन लिया गया है। कार्ल कहता है कि मुझे वापस डाइविंग करनी है, पता नहीं कहाँ से शुरू करूं पर। तो विलियम कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नेवी में कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो मेरे दोस्त हैं,
उनकी मदद से तुम्हें किसी भी तरह वापस ड्राइवर बनाऊंगा और उसके लिए तुम्हें ट्रेन भी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक नंबर के जिद्दी आदमी हो। कुछ करने की ठान लेते हो तो करके दिखाते हो, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। और इसके बाद विलियम काल को ट्रेन करने लगता है। इतना ही नहीं, वो कई सीनियर ऑफिसर से बात करता है, काल को रिकमेंड करता है कि वो जरूर फिर से डाइविंग कर सकता है। सब जानते हैं कि वो कितना काबिल और एक्सपर्ट डाइवर है। आप उसके टूटे पैर को मत देखिए, उसके आत्मविश्वास को मद्देनजर रखते हुए प्लीज उसको एक चांस दीजिए। काल भी बहुत मेहनत से इस काम के लिए ट्रेन करने लगता है और आज उसे हायर ऑफिशियल्स के पैनल के सामने जाकर प्रूव करना है कि वो प्रोस्थेटिक लेग के बल पर डाइविंग कर सकता है। काल तैयार हो रहा होता है और तब वो अपने पिता के दिए हुए रेडियो को देखता है, जिस पर अपने पिता का लिखा हुआ वो एक वाक्य देखता है जिससे उसे काफी मोटिवेशन मिलती है। अगले सीन में विलियम और काल सीनियर ऑफिसर के उस पैनल में जाते हैं, पर गार्ड विलियम को रोक देता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ काल अंदर जाता है। वहाँ बड़े से बड़ा ऑफिसर बैठा होता है दोस्तों, और एक एक करके वो काल से नेवी के बारे में बेसिक सवालों को लेकर डाइविंग के बारे में काफी सवाल करते हैं। काल तो हर सवाल का बखूबी जवाब देता है, कुछ व्यंग भरे जवाब भी देता है, जिसको सुनकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाते। इतना ही नहीं, उसका हर जवाब उन्हें इस बात का सबूत देता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कितना सीरियस है और कितना कॉन्फिडेंट भी। चीफ कहता है कि फिलहाल नेवी डाइवर्स के लिए एक नया सूट बनाया गया है जिसका वजन लगभग 130 किलोग्राम है, जबकि पुराना सूट 100 किलो का था। अगर तुम उसको पहनकर 12 कदम चल लोगे तो हम तुम्हें नेवी में फिर से डाइवर की पोजीशन लेने को तैयार हैं। बाहर खड़ा विलियम देखता है कि काल के लिए नया और भारी सूट लाया जाता है। ये बहुत ही एडवांस्ड डाइविंग सूट है जिसे बिना ट्रेनिंग के पहना नहीं जा सकता, और इसे पहनकर चलने के लिए परफेक्टली फिट डाइवर्स भी कतराते हैं दोस्तों। पता नहीं इसको पहनकर काल कैसे चल पाएगा, और वो भी जब काल का एक पैर नहीं है। बताओ, प्रोस्थेटिक लेग के बल पर इतने भारी सूट को उठाकर चलना इम्पॉसिबल है। दर्द के मारे तो काल की जान चली जाएगी। यही सारी बातें सोचकर विलियम गुस्से में गार्ड से कहता है कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो बेटा तुझे तोड़ दूंगा मैं। गार्ड भी घबरा जाता है और विलियम को अंदर अलाउ कर देता है। तब विलियम ऑफिसर से कहता है कि ये नया और एडवांस्ड सूट है, इसे पहनने की ट्रेनिंग काल को नहीं मिली है। इस तरह से अचानक आप ये सूट पहनाकर उसको चलने के लिए कह रहे हैं, ये गलत है सर। काल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। पर ऑफिसर कहते हैं कि अगर मुश्किल है तो ये फिर से नेवी ज्वाइन करना ही क्यों चाहता है? अगर इसे वापस नेवी में आना है तो इसको ये सूट पहनकर 12 कदम चलने ही होंगे। तब जुआन अपने बेटे को लेकर आती है। उन्हें देखकर काल बड़ा खुश होता है और उसमें नई हिम्मत आ जाती है। वो कहता है कि सर रुकिए, मैं ये सूट पहनकर चल के दिखाऊंगा। फिर काल को वो सूट पहनाया जाता है। उसे 2 आदमी उठकर खड़ा करने लगते हैं। तो विलियम कहता है कि नेवी में डाइवर्स को इस तरह से उठाकर खड़ा किया जाता है क्योंकि सूट का वेट इतना ज्यादा होता है कि डाइवर खुद से उठ नहीं सकते। लेकिन चीफ कहता है नहीं, उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा वरना हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। काल बहुत ही मुश्किल से उठ खड़ा होता है। हालांकि प्रोस्थेटिक लेग पर इतना वेट उठाना उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो 130 किलोग्राम के उस सूट को पहनकर प्रोस्थेटिक लेग पर चलने भी लगता है। हर कदम पर जब वो डगमगाने लगता है तो विलियम उसे मोटिवेट करता है, कभी उसे डांट भी देता। अरे सोचो, तुम लाइफ में जिन मुश्किलों से गुजरे हो उनके आगे ये 130 किलो का वेट कुछ नहीं है, धूल बराबर है। दिखा दो सबके सामने कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और काल आखिर में अपने 12 कदम चलकर पैनल के सामने खड़ा हो जाता है दोस्तों, सबके सब हक्के बक्के। चीफ शर्मिंदा होकर कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत कम समझा, लेकिन इस हालात में इतने भारी सूट के साथ 12 कदम चलकर तुमने हमें अपनी गलती का एहसास करा दिया है। तुम्हें वापस नेवी में ड्राइवर की पोजीशन दी जाती है। बस इतना सुनकर सब खड़े हो जाते हैं और काल को बहुत चीयर करते हैं। विलियम की वाइफ भी आई होती है, वो भी काल के दृढ़ विश्वास को देखकर बहुत खुश होती है। विलियम भी काल को दोस्तों सैल्यूट करके अपनी वाइफ के साथ वहां से निकलता है। देखो यार, काल में अगर आत्मविश्वास नहीं होता ना तो आज वो ये काम कभी नहीं कर पाता। जुआन भी उसको देखकर बहुत ही प्राउड फील करती है। काल खुश होता है कि आखिर उसने अपने पिता को दिया हुआ वादा पूरा करके ही दिखाया। और इसी के साथ दोस्तों मैन ऑफ ऑनर नाम की ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये काल बराशर नाम के एक ब्लैक अमेरिकन डाइवर की कहानी है जो 1968 में न्यूक्लियर वेपन्स रिट्रीव करते हुए इस एक्सीडेंट में घायल हुआ और उसका एक पैर कट गया। इसके बाद उसने कठिन परिश्रम करके ये टेस्ट क्लियर किया और वापस नेवी ज्वाइन की। 2 साल के बाद वो एक मास्टर डाइवर प्रमोट हुआ और उसके बाद भी वो रिटायर नहीं हुआ बल्कि 9 साल तक एक मास्टर डाइवर बना रहा। ये मूवी देखकर आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिए अपना क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।